तो यहां से बोला गया इस पॉइंट की इमेज क्या होगी। तो इमेज के लिए सबसे पहले हमें यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है, पी क्यू। अब आप यहां से एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कैसे, लैम्डा की इक्वल रख के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे यहां से। ओके, तो यहां से जो पॉइंट आपके पास आएगा वो पॉइंट आएगा आपके पास यहां से 135। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 135 आएगा, जिसको आप बोलते थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको जब आप लैम्डा की इक्वल रख के सोल्व करोगे तो आप ध्यान रखेंगे आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो अगेन 1 आएगी आपके पास, ठीक है, कंप्लीट आप सोल्व करेंगे तब, और ये आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। अब इमेज की बात थी, तो इमेज कैसे था कि इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर एक्सटेंड करते हैं, और कितना एक्सटेंड करते हैं, जितनी डिस्टेंस ये है, जितना पी क्यू डिस्टेंस है उतनी ही क्यू से पी डैश तक की डिस्टेंस है, इतना हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूले से। ये मिरर हो गया आपके पास और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसकी इमेज हो गई, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 3 प्लस एक्स डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 5 प्लस वाई डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस जेड डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से कितना आएगा, -1, 2 - 3 करके -1, और वाई डैश की वैल्यू आएगी आपके पास 1, और जेड डैश जो है वो आएगा 10 - 3, 7 आएगा यहां से। तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी इमेज है इसको आप कहेंगे यहां से इमेज है ये, ओके, ये इमेज है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, 1 एंड 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3। तो आपके पास यहां पे जो ये पॉइंट है ना, ये तो आपके पास कितना दे रखा है, 1 2 3, और ये जो लाइन की इक्वेशन है उसी तरह से आपके पास ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो पहले आप क्या करोगे, ये आपको लाइन की इक्वेशन हो चुकी है, तो पहले आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप इमेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसी तरह से 12th में है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 542 टू द लाइन, ऑल्सो फाइंड द इमेज। तो इसमें भी जो चीज पूछी गई वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए दे रखा है -184 टू द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। आगे हेंस फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन बीसी। बीसी लाइन को आप मिरर की तरह से ट्रीट करेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 के लिए। टॉपिक है स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, देखिए, 2 स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस व्हेन दे आर नॉट कोप्लेनर। मींस आप नॉट कोप्लेनर बोल दो या स्क्यू लाइन बोल दो, एक ही बात है। अब नॉट कोप्लेनर हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि ऐसी लाइनें जो एक ही प्लेन में ना हो उनको हम कहेंगे क्या, नॉट कोप्लेनर। ठीक है, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि एक प्लेन तो ये नीचे है और एक प्लेन ऊपर है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहां पर एक लाइन तो फर्श के ऊपर खींची हुई है और एक छत के ऊपर लाइन खींची हुई है। ठीक है, 2 अलग अलग प्लेन में अलग अलग लाइनें खींची हुई हैं, कुछ इस शेप में, एक ऐसी और एक ऐसे लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो इनको कहेंगे नॉट कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट प्लेन्स में है ये। तो इन लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, जो इस तरह की लाइन होंगी उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी कि स्क्यू लाइंस नाइदर पैरेलल नोर डू दे इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कभी भी ये ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही ये कभी पैरेलल होंगी। ठीक है, ओके, आप ये डायग्राम से भी अच्छे से समझ चुके हो कि ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर होनी चाहिए दोनों लाइनें। ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स में। ठीक है, ये कुछ क्या होंगे, जैसे ये कोई प्लेन है तो इस प्लेन में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो लाइन कैसे बनेगी, या तो आपके पास ऐसी लाइनें बनेंगी या फिर ऐसे बनेगी। इसके अलावा सेम प्लेन में लाइन और किसी तरह बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर लाइन डिफरेंट प्लेन में, डिफरेंट प्लेन का मतलब ये हुआ कि एक लाइन तो आपके पास ही होगी और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो चुकी है। ठीक है, एक तो इसमें है और एक ऊपर छत पे है। तो ये लाइनें क्या होंगी, स्क्यू लाइंस। दीज आर नॉट कोप्लेनर लाइंस। ओके, अब इन दोनों
स्क्यू लाइंस के बीच की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे। ओके, तो अब देखिए जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब नोटबुक पे स्क्यू लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक लाइन तो आपके पास ये हो गई और एक लाइन मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम पेज के ऊपर इसको बनाने की, ठीक है। एक्चुअली तो बन नहीं सकती है, ठीक है। तो हमें इन दोनों लाइनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है PQ, वो हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले चीज तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि देखिए आपके पास ये तो हो गई फर्स्ट लाइन, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और सेकेंड लाइन क्या है? R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, किससे? A1 वेक्टर से, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? B1 वेक्टर। सिमिलरली सेकेंड जो लाइन है वो A2 पॉइंट से पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ठीक है। वो यहां पर A2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहां पे लिखा हुआ है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? B2। अब हमें क्या करना है? उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। PQ है वो शॉर्टेस्ट होगी डिस्टेंस, और यहां पे मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट कैसी है, ये तो और आगे लाइनें जाएंगे तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक उसको स्क्यू लाइंस के बारे में समझ में नहीं आया है। एक्चुअली ये दोनों लाइनें सेम पेज के ऊपर नहीं बनी हुई हैं, ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेन के अंदर बनी हुई हैं, ये हम कह सकते हैं। एक फर्श पे है और एक छत पे लाइन बनी हुई है, कुछ इस टाइप से हैं ये, ठीक है। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट, उसको हम PQ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो PQ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होगा, इसको हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पहले तो हमें जो लाइन की इक्वेशन दे रखी होंगी वहां से हमें A1 B1 A2 B2 को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ओके, उसके बाद आपके पास एक टॉपिक और है इसके अंदर, और वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो लाइन है पैरेलल, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये भी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ही है, सेम प्लेन में नहीं है, ये भी डिफरेंट प्लेन्स में, ठीक है। जैसे एक लाइन आपने फर्श पे खींच रखी है, एक छत पे खींच रखी है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। उस केस में दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो फर्स्ट लाइन तो A1 पॉइंट से पास हो रही है, सेकंड लाइन A2 पॉइंट से पास हो, उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ये, और दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दोनों में B लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए आप, B लिखे हुए दोनों के अंदर, ठीक है। तो उनके बीच का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों लाइन के बीच की, तो फॉर्मूला अलग है, ठीक है। स्क्यू लाइंस के केस में अगर वो लाइन पैरेलल नहीं थी तो अलग फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अलग है। तो ये क्या है? A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉडुलस अपॉन B का मॉडुलस। उसके आगे यूनिट्स जरूर लिखेंगे, पीछे वाला फॉर्मूला बताए वहां पे भी यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम यहां से, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद रखिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो हो गया A1 वेक्टर, ये हो गया B1, ये A2, ये B2। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे A1 वेक्टर क्या है? I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। उसके बाद B1 वेक्टर क्या हो जाएगा? I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। उसके बाद A2 वेक्टर क्या होगा? 2I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और B2 वेक्टर क्या होगा यहां से? 2I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। देखिए सबसे पहले हमें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो A2 माइनस A1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना बचेगा यहां से? I कैप, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 3j कैप, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 2k कैप। ओके, अब आपको B1 B2 सब पता है यहां से, ठीक है। तो आप यहां से क्या करेंगे? B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म से, ठीक है। आप यहां से लिखेंगे I कैप, J कैप, K कैप। और B1 के कंपोनेंट क्या थे? 1 माइनस 1 1,
और B2 कंपोनेंट 2, 1 एंड 2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ से आई कैप, और उसके साथ अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आ जाएगा यहाँ से -3 प्लस 0j प्लस 3k कैप। ओके, अब हमें फॉर्मूला क्या था वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस। ओके, अब आप देखिए A2 माइनस A1 आपके पास ये है और B1 क्रॉस B2 आपके पास ये है, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी A2 माइनस A1, यानी कि 1 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आया। ओके, उसके बाद यहां से -3 को आप किससे 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, और -2 को 3 से करोगे तो -6 आ रहा है। ठीक है, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस 9 और 9 तो √18 आ गया यहां से आपके पास। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अच्छा ऊपर आपको मॉडुलस भी लिखना है, नीचे मॉडुलस करना है। नीचे तो मॉडुलस हम एक्चुअली ले चुके हैं, रूट किया हमने, तो ऊपर तो आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा √18। ठीक है, √18, और इसको आप क्या कर सकते हैं √18 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा 3√2/2 यूनिट्स। ओके, ये आ गई इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो हम फॉर्मूले के जो फॉर्मूले में स्टेप्स यूज हो रहे हैं, जो जो टर्म्स लिखी हुई है उसी के ऊपर डिपेंड होकर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में A1 वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 4i कैप माइनस j कैप। फिर बात करता हूं मैं B1 वेक्टर की, वो हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। उसके बाद A2 वेक्टर वो आपके पास कितना है यहां से i माइनस j प्लस 2k, i माइनस j प्लस 2k, और लास्ट है यहां से B2 वेक्टर वो कितना आ जाएगा यहां से 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, तो अब हम फॉर्मूले का देखते हैं फॉर्मूला क्या होता था। तो फॉर्मूला होता था हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको क्या चाहिए, पहले तो चाहिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, इसमें से आप इसको माइनस करो तो आपके पास आएगा -3i कैप, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0j कैप, और यहां से -2k कैप। ओके, फिर हमें क्या करना था B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे i j k, और यहां से आएगा 1 2 -3 2 4 -5। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से आपके पास ये वेक्टर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का आपको क्या करना है, यहां से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो A2 माइनस A1 वो और यहाँ B1 क्रॉस B2 ही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -6, यहां से आएगा 0 एंड यहां से आएगा ये भी 0, और इसका मॉडुलस अपॉन नीचे इसका रूट करोगे तो कितना आएगा √5, तो आप कह सकते हैं 6/√5 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको पहले हमें ठीक से तरीके से लिखना पड़ेगा A1 B1 A2 B2 के लिए। ठीक है, जहां लैम्डा था तो उसके यहाँ पे T लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, R वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, उसके बाद -2k कैप। ठीक है, प्लस T मैंने कॉमन ले लिया। अब T कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, यहां से -i कैप, उसके बाद यहां से 2j कैप प्लस का 2j कैप, और इसी तरह से यहां से प्लस k कैप आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो आपके पास क्या हो गया A1 वेक्टर, और ये हो जाएगा यहां से B1 वेक्टर। ओके, इसी तरह से यहां से भी आप S को अलग और बिना S वाले अलग करेंगे तो A2 और B2 आपको मिल जाएगा।
सिमिलरली यहां से लैम्डा वाले टर्म को अलग और बिना लैम्डा वाली टर्म को अलग करोगे। ओके, उसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th है उसमें a1 क्या होगा आपके पास 5 7 3 से, तो a1 बढ़ने वाला है। b1 किससे बनेगा 3 - 16 7 से। a2 किससे 3 - 3 25 से, तो a2 और b2 किससे 3 8 और -5 से। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो आप ये समझिए यहां से, तो ये तो हो गया a1 वेक्टर और जो लैम्डा के साथ लिखा है ये क्या हो जाएगा b1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में a2 वेक्टर क्या होगा 1 2 1 से जो बनेगा वो a2 वेक्टर, और b2 वेक्टर 1 -1 और 1 से बनेगा वो b2 वेक्टर। उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसका 8th पार्ट है, ठीक है, इसको हम पहले इन प्लेन्स की इक्वेशन को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको इसका अप्रोच पहले ही समझा चुका हूं मैं इसका। ठीक है, तो क्या अप्रोच है वो आप लोग देखिए। इसका अप्रोच ये है कि पहले जो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, ठीक है, फर्स्ट में उन दोनों को मैंने साथ लिखा। कौन सी इक्वेशंस को देखिए, मैंने इसको भी 0 के इक्वल किया और इसको भी 0 के इक्वल किया। ठीक है, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो अगर मैंने इनको ऐसे सोल्व किया यहां से, तो क्या होगा, पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना और फिर पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी लाइन की इक्वेशन में। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि आप सबसे पहले तो कांस्टेंट को टर्म को रिमूव करो। तो अगर इसमें कांस्टेंट क्या है -10 और 3, उसको हटा दो तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए 2 - 3 4, जो a1 b1 c1 होगा। और अगर हम इन्हीं लाइनों से पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट को हम जेड पुट कर लेते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए, बाकी तो कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से जेड की जगह पे 0 पुट करता हूं तो आप यहां से ऑब्टेन करोगे ये 2 इक्वेशंस। ठीक है, और इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2i। तो पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू -1i, y की वैल्यू 2i और z की वैल्यू आपने 0 कंसिडर की, ये x1 y1 z1। तो आपको पता है यहां से कि लाइन की इक्वेशन क्या होती थी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। तो a1 तो क्या होगा पॉइंट की हेल्प से बढ़ने वाले, तो ये तो हो जाएगा a1 वेक्टर, और b1 क्या होगा यहां से बढ़ने वाले, ये हो गया b1 वेक्टर। ठीक है, तो a1 और b1 आपके पास आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 2 लाइनों की इक्वेशन और दे रखी थी, ये 2 लाइनों की इक्वेशन, इसको भी 0 की इक्वल रखा, इसको भी 0 की इक्वल रखा आपने। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अगेन हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज के लिए कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे, तो इसमें कांस्टेंट ऑलरेडी हटी हुई है, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे, तो ये तो आगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, और जेड की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ऐसी 2 इक्वेशन मिलेंगी जिनमें कोई कांस्टेंट ही नहीं है आपके पास। तो वहां से x की और y की वैल्यू 0 आएगी और z 0 था ही, तो यहां से कहोगे r वेक्टर क्या हो जाएगा a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो ये आपके पास a2 ये b2 आ गया। उसके बाद इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ठीक है,